हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब हम करने वाले हैं हमारा पांचवी क्लास, छठी क्लास एक्चुअल में सिक्स्थ क्लास होगी हमारी। इससे पहले हम 5 पेपर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, 5 पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इसका तो रिजल्ट भी आउट हो चुका है। फरवरी में ही इसका आंसर की आई थी और फरवरी में इसका रिजल्ट आउट अभी तक अपना हो चुका है। ये हमारी छठी क्लास है। जीएस की क्लास या तो शाम को 7 बजे या फिर कल ही आ पाएगी। ठीक है, जीएस की चौथी क्लास आपकी या तो शाम को 7 बजे आएगी या कल आएगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो हमारा डाउट्स का है, डाउट्स का नहीं है, जो क्वेश्चंस का है, बेस्ट क्वेश्चंस का जो टेलीग्राम चैनल में हमने बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कीस्टोन क्लासेस करके जो टेलीग्राम चैनल है वो आप क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारी इस वाले सेक्शन में भी मैथ ही करने वाले, सीधा चलते हैं सटाक से मैथ की तरफ को। और जहाँ तक ये रही मैथ, ये क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 और ये एक सेकंड थिकनेस चेंज हुई ब्रो। क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्या पी क्यू आर का जो अनुपात है 6, 5, 3 है। यदि आर पी क्यू का योग का आर पी और क्यू के योग से आर पी और क्यू के योग से 32 कम हो, यानी कि ये कह रहा है जो आर है वो पी प्लस क्यू से 32 कम है। इनके डिफरेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 32 है। मेरे हिसाब से कितना है, पहले भी ये क्वेश्चन डील कर चुके हैं इस तरीके का रेशो पे। आर की जो वैल्यू है वो 3 है, पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 5 है। तो 6 प्लस में 5, यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आएगा 3 रेशो में 6 और 5 11। मेरे हिसाब से जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 8 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसकी वैल्यू 32 है। तो मेरे को निकालना है क्या, मेरे को क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान कितना है, पी क्यू आर, क्यू का मान है मेरा 5, तो मेरे को 5 की वैल्यू निकालनी है। अगर 8 की वैल्यू 32 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32/8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 8 चौक 32, 5 चौक 20। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट से। मैंने ग्रुप अपडेट भी कर दिया, कल के जो 4 क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए थे, पीडीएफ में गायब थे, उनमें से एक क्वेश्चन अच्छा था, वो मैंने उसमें डाल दिया और काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर पेपर अच्छा बनाएगा तो उसके रिपीट होने के बहुत अच्छे चांस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 230 रुपए, यानी कि सीपी जो है वो, भाई सीपी को मैं अपने आप में 100% मानता हूँ, इसी 100% की वैल्यू मेरे को 230 रुपए दी हुई है। यदि लाभ प्रतिशत 12% हो, लाभ यानी कि सीपी का 12% हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो है अगर वो 12% है, तो उसने बस लाभ का मान पूछा है। तो भाई 200 की वैल्यू जो है वो 230 है, 100% की वैल्यू 230 है, तो मेरे से 12% की वैल्यू पूछी है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 230 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 12। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि 276, और एक जीरो बची थी तो उसका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 27.6 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं फटाफट, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को टाइम एंड वर्क की इक्वेशन दी हुई है, तो मैं टाइम एंड वर्क की इक्वेशन सबसे पहले लिखता हूँ। एक्स और वाई को 60 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद अगली लाइन में उसने कहा वाई तथा जेड को मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। वाई और जेड को लग रहे हैं 90 दिन, वाई प्लस जेड को लग रहे हैं 90 दिन। जितनी इक्वेशन मिलती जाएंगी मैं लिखता ही चला जाऊंगा। यदि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम को काम करते हैं तो यही कार्य 45 दिन में पूरा होता है। उसने तीनों का दे दिया कि एक्स भी है, उसमें वाई भी है, उसमें जेड भी है, और तीनों मिलके 45 दिन में खत्म करते हैं। अब मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ तो टोटल वर्क क्या होगा, तीनों का एलसीएम। मेरे को यहाँ पे तीनों का एलसीएम क्या दिख रहा है, 180। भाई 90 दूनी 180 और 180 दोनों तीनों से कट रहा है,
तो 6 दूनी 12, 36 18, 9 दूनी 18 और 45 दूनी 45 चौक। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 4 है, जिसमें y और z की वैल्यू 2 है, x और y की वैल्यू 3 है। अब उसने क्या पूछा है, x और तथा z मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी कार्य को यानी कि 180 कार्य को x और z मिलकर। अब x और z मैं कैसे निकाल सकता हूँ, x और z निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x और z निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले y की वैल्यू पता होनी चाहिए। y की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं x प्लस वाई इसको प्लस y प्लस z इसको घटा दूं, x प्लस वाई प्लस जेड को घटा दूं इसमें से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के और तीसरी वाली वैल्यू को इसमें से घटा दूं तो मेरे को y मिल जाएगा। तो y मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना है 3 प्लस 2 माइनस में 4, यानी कि मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब मेरी y की वैल्यू 1 आ गई तो मैं यहाँ से x और z निकाल सकता हूँ, x और z निकाल सकता हूँ भाई। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 4 है, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 डाल के उधर ले जाऊं तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ से x प्लस जेड जो है वो 4 माइनस 1 यानी कि 3 है। अगर x प्लस जेड 3 है तो 180 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 180 काम को करने में x प्लस जेड को बटे 3 कर देंगे तो 60 डेज लगेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। यदि 11 एक राशि पर 11 वर्षों का साधारण ब्याज, टोटल 11 वर्ष है, उनका साधारण ब्याज 42,000 रुपए है। पहले 4 वर्षों में ब्याज जो है वो 3% है। पहले 4 वर्षों में 4 इयर्स में जो ब्याज है वो 3% पर एनम है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा अगले 7 वर्षों के लिए ब्याज 9% प्रति वर्ष है। अगले 7 साल के लिए 9% पर एनम है। अगर हर साल 3% मिल रहा है और 4 साल तक मिल रहा है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मेरे को 12% यहाँ से ब्याज मिल गया होगा। जो भी मेरी राशि रही होगी, जो भी मेरा अमाउंट रहा वो प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल का 12% मेरे को यहाँ से मिल गया होगा। और यहाँ से अगर 9% पर साल मिल रहा है तो 7 साल में 9 सत्ते 63% यहाँ पे मिल गया होगा, यानी कि मेरे को अमाउंट राशि का प्रिंसिपल का 12% तो यहाँ से मिल गया होगा, 63% यहाँ से मिल गया होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मेरे को अमाउंट का 75% यहाँ से मिल गया होगा। मेरे को ब्याज के रूप में 11 साल में 75% मिल गया। इसी 75 की, क्योंकि साधारण ब्याज ही बोला है यहाँ पे, साधारण ब्याज 42,000 रुपए, तो इसी 75% की जो वैल्यू है मेरे को क्वेश्चन ने 42,000 दी है और मेरे से राशि पूछी है। राशि अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,000 बटे में 75 मल्टीप्लाई में 100। ठीक बात है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 1 हट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 2 3 0, 14 चौका 56, यानी कि 56,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। m के किस मान के लिए 859m 9 से विभाज्य होगा, 859m। अब 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है हमें पता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारा संख्या है उसके सम ऑफ नंबर्स हमारे 9 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं लूं 1 2 5 7, 1 2 5 7, ठीक है, 1 2 5 7 4। अगर ये 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, अगर इनका सम 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4, अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो देख लेते 2 3 5 3 8, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। 2 1 3 5 3 8 8 15 और 4 7 3 10 15 और 4 19, 19 बटे 9 तो नहीं डिवाइड हो रहा। अगर मैं इसे 1 को हटा दूं और मैं संख्या लूं 2 5 7 4,
तो ये 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि एक हटा दे तो 18 आ जाएगा। ये पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे कि m के किस मान के लिए 8, 5, 9 m 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि इनका टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस m जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 9 और 8 17 और 5 17 और 5 22 प्लस m जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब मेरे को पता है 22 के बाद की जो संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है वो जो है वो 27 है। 27 है। अब मेरे को 22 प्लस m को 27 बनाने के लिए m की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, m की वैल्यू मेरे को 27 माइनस में 22 यानी कि 5 रखनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रेखा चित्र। 2 वर्षों में पी और क्यू में कंपनी का अनुपात दिया हुआ है, 6 कंपनियों का अनुपात क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में 2-3 चीजें बोली हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब सेट हो जाएगा। हाँ, तो J1 उसने बोला है कि P में सभी कंपनियों का कुल उत्पाद जो है वो J1 है। अगर मैं J1 की बात करूं तो J1 कितना है मेरा, P में P जो है वो मेरा गोले वाली कंपनी है, यानी कि ये, यानी कि 160 टोटल उत्पाद है। 160 प्लस में 50 प्लस में 40 90 90 प्लस में 35 कितना हो गया हमारा 125 125 प्लस में 48 और 44 8 4 12 4 4 8 यानी कि 92, यानी कि J1 मेरा टोटल कितना आ गया 5 और 2 7 और 9 10 11 11 और 6 17 का 7 एक हासिल, और ये हमारा आ गया 1 और 1 2 और 1 3 377। ठीक है, 377 आ गया हमारा। कुछ गलत आ गया क्या, एक सेकंड दोबारा एक बार और देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं देखो देखो देखो, ये जो है यहाँ पे मर्ज है, तो ये 48 के बाद 52 है ना कि 44 है। हमने 48 प्लस में 50 44 कर दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसलिए हमें क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 125 तक तो ठीक है, लेकिन हमने जो 48 प्लस में 44 कर दिया था उसकी जगह 48 प्लस में 52 यानी कि 100 हो जाएगा, बस ज्यादा इजी हो गया। 5 2 6 और 2 8 और 1 2 और 1 3 385 आ गया। ठीक है, अब मैं J2 की बात करूं, वर्ष Q में सभी कंपनियों का कुल उत्पादन जो है वो J2 है। वर्ष Q में Q जो है वो डब्बे वाला है, डब्बे वाला है यानी कि ये है। अगर मैं 68 इसको 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 सबको जोड़ दूं तो मेरा J2 आ जाएगा। तो कुछ कैलकुलेशन यही कर लेते हैं, 68 और ये 140 प्लस में 60 कितना हो गया 200 200 300 370 370 प्लस में 6 और 2 8 और 9 और 5 14 और ये कितना आ गया हमारा, हमारा फिर कुछ गड़बड़ है ना, फिर कुछ गड़बड़ है, हमने फिर कुछ प्लस में गड़बड़ कर दी। एक सेकंड, मुझे इतना ज्यादा आना तो नहीं चाहिए। 68 7 दूनी 14 14 और 200 200 370 ठीक बात है, प्लस में 6 और 2 8 और 9 और 5 14 148 ठीक है, ठीक ही आ रहा है 96। अरे हाँ, फिर वही गड़बड़ हुई, हमने 52 ले लिया जबकि 52 जो है वो पी वाले का है, तो हमें 44 लेना पड़ेगा, तो हमें 44 लेना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा था ये दोनों बराबर परेशान कर रहे हैं, तो हमें 96 प्लस में 44 लेना पड़ेगा। डब्बे के लिए जो वैल्यू है वो 44 है, तो 9 और 10 14 140, तो इसका टोटल कितना आ गया हमारा 1 और 3 4 और 1 5 510। तो हमारा J2 जो आ गया 510 और J1 आ गया हमारा 385। तो हमसे J2 माइनस J1 की वैल्यू पूछिए, यानी कि 510 माइनस में 385 की वैल्यू पूछिए, तो ये कितना आ जाएगा 125। 125 ही हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चल लेते हैं। इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं, अब जगह की दिक्कत होगी नहीं। एक मूलधन पर ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतना और इतना, ये SI है, ये CI है। ठीक है, मेरे को SI 2 सालों का 28,800 रुपए दिया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो SI है वो हर बार बराबर लगा हुआ है, यानी कि 14,400 इस पहले साल लगा हुआ, 14,400 पहले बाद अगले साल लगा हुआ। कराया हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी। अगर पहले साल 14,400 ब्याज लगा होगा, दूसरे साल 14,400 ब्याज लगा होगा, तो अगर मैं CI की बात करूं तो CI भी सेम ही लगा होगा, पहले साल तो 14,400, लेकिन अगले साल ये 14,400 तो लगा ही लगा होगा, प्लस में कुछ और लगा होगा। प्लस में क्या लगा होगा? प्लस में जो उनका अंतर होगा। अगर मैं 36,000 को 28,800 से माइनस करूं तो मेरे को मिलता है 0,02 और यहाँ से 7 7200, यानी कि इतना तो इसको साधारण ब्याज मिला होगा, और ये जो ब्याज मिला होगा इसको पहले वाले ब्याज पे मिला होगा। ये जो मिला होगा उसको पहले वाले ब्याज पे मिला होगा, तो मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ। परसेंटेज कितनी आएगी मेरी? 7200 रुपए 14,400 पे मिले एक साल में, तो क्या परसेंटेज रेट हो गई? तो निकाल देते हैं, ये दूनी पे चला जाएगा और ये 50 पे हो जाएगा। यानी कि जो रेट परसेंट है वो 50% पर एनम है, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं है, हमसे तो इसने मूलधन पूछा है। भाई अगर 50% एक साल में मिल रहा है तो 100% 2 साल में मिल रहा होगा, यानी कि 100% 2 साल में मिल रहा होगा, यानी कि जो 2 साल में साधारण ब्याज मिल रहा होगा वही उसका मूलधन भी हो जाएगा। इस तरीके से देख लो, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा जो हमें यहाँ पे ऐसा ही मिला होगा, वही हमारा मूलधन हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे पकड़ के कर लो कि 28,800 रुपए 28,800 रुपए मिले कितने टाइम पे? P इंटू आर इंटू 100, तो P बराबर में R कितना हो गया हमारा 50, टाइम कितना हो गया हमारा 2 साल, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50 दूनी और 2 से 2 खत्म, तो 28,800 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। आप दोनों तरीके से कैसे भी सोच सकते हो। भाई रेट अगर 50% है तो 2 साल में 100% हो जाएगा, यानी कि मूलधन के बराबर ही 2 साल में ब्याज मिल जाएगा, तो इस तरीके से हमारा SI से निकल जाएगा। वरना आप इस तरीके से P इंटू आर इंटू 100 के हिसाब से कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। 25% छूट देने के बाद एक साइकिल को 72,000 रुपए में बेचा जाता है। साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। निकाल सकते हैं आप लोग, आप खुद ही निकाल लेना, होमवर्क है आपका। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सवाल आप लोगों के हाथ से निकले, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो। मेरे हाथ से निकलेंगे तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा ना, तो आपको प्रैक्टिस अपने लिए करनी पड़ेगी। तो अगर मैं फिर भी बताता हूँ 25% छूट का क्या मतलब है? छूट हमारी हमेशा MP को होती है। MP को अगर मैं 100% मानूंगा और डिस्काउंट को अगर 20% मानूंगा, तो यहाँ से जो CP पड़ेगा या फिर बंदे का SP जो पड़ेगा वो 80% पड़ेगा। इसी 80% की वैल्यू 7200 है, तो 8 × 72, एक की वैल्यू 90 है, एक की वैल्यू 90 है, नहीं 8 × 72 9 × 72 हाँ 90। ठीक है, साइकिल का अंकित मूल्य उसने पूछा है 25% की छूट, सॉरी ये 75 के बराबर। 75 की वैल्यू है, यानी कि 7200 बटे में 75, अंकित मूल्य पूछा है, मैंने अंकित मूल्य से मल्टीप्लाई कर दी। ये 4 पे 3 पे 3 से 3 दूनी है, 3 चौक और 2 जीरो, 24 चौका 9600 रुपए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। मैं होमवर्क लिख के खुद ही करा गया। चलो कोई बात नहीं, 8वां 9वां क्वेश्चन, आगे कोई सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेना। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये आप होमवर्क में रख लो, पिछले वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में प्रत्येक में 12% की कमी कर दी गई। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? पिछला जो हमने ग्रेड 3 का एग्जाम करा था, वहां पे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल को देख लिया था, लेकिन परसेंटेज के बेस पे नहीं देखा था, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। तो हमें पता है कि जो घनाभ का CS से होता है और TS से होता है, वो क्या होता है हमारा 2LB
प्लस BH प्लस HL। तो अगर मैं यहां से देखूं, और ये जो आता है वो आता है हमारा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर से हमारा क्या मतलब है, यानी कि इसमें जो भी चेंज होगा, आपने एक फॉर्मूला देखा ही होगा, मैंने भी कराया हुआ है, A प्लस बी और प्लस माइनस में A मल्टीप्लाई B बाई 100, ठीक है, A मल्टीप्लाई B बाई 100। अगर ये मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे A और B की वैल्यू 2 हो जाएंगी। अगर यही मीटर क्यूब होता तो हमें ये दो फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालने स्टार्ट करते हैं। 12% की कमी होती है तो कमी को हम लिखेंगे -12, प्लस में फिर -12, ब्रैकेट में बंद, ये पूरा ब्रैकेट में बंद, प्लस माइनस जो भी बाहर आएगा वो 12 मल्टीप्लाई 12 बटे में 100, ठीक है। ये 12 12 कितना हो गया, माइनस का 24, यहाँ प्लस माइनस है क्योंकि ये भी माइनस का 12 है, ये भी माइनस का 12 है, तो 12 12 144, तो यहाँ से प्लस का 1.44 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस बराबर देते हैं प्लस, ठीक है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी वो प्लस दे देंगे। तो -24 में से प्लस का एक 1.44 मैंने घटाया तो मेरे को मिला 22.56% माइनस का। अब माइनस का इसने कमी बोली है तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया, एक सही आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, 14,400 रुपए 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित किया गया है, ब्याज कितना होगा, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है, मेरे को पता है इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं दोनों तीनों तरीके से कैसे भी सोच सकता हूँ। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% की रेट है और CI की बात कर रहा है तो 10% की रेट से 2 साल में जो CI होती है वो होती है हमारी 21%, और 3 साल में जो CI होती है वो हमारी होती है 33.1%, ठीक है। CI in 3 years, CI in 2 years, ठीक है। तो मेरे को 33.1 ईयर का CI मिलता है। अब उसने चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, सिंपल है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरे को पता है ये परसेंटेज है, ठीक है। अगर 10% की रेट है, 2 साल में CI इतना और 3 साल में CI इतना। अगर 3 साल में CI इतना तो 14,400 पे 33.1% कितना होगा, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं तो 144 की 331 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 331 144, 4 का 4, 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 1 13, 4 2 3 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 3 3, और यहाँ से ये 4, ये 6 3 2 5 और 1 6 3 3 6 और 1 7 3 और 1 4, 47664 47664, और ये एक पॉइंट यहाँ पे लग गया, यानी कि मेरे को ब्याज कितना मिल गया, मेरे को ब्याज मिल गया 47664, मेरे को ब्याज मिल गया, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते, आपको ये चीज याद नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 3 साल का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है हमारा 3a स्क्वायर और a की क्यूब। अब यहाँ पे 2 अंक रखने हैं, जो भी यहाँ से निकल के आएगा वो 2 अंक रखने हैं, बाकी को हासिल चढ़ाते जाना है। जैसे यहाँ पे 10 की अगर मैं क्यूब करूंगा तो उसके लास्ट के 2 अंक डबल जीरो रख लूंगा, 10 को हासिल चढ़ा दूंगा। यहाँ पे 10 250 मल्टीप्लाई में 3 300 और 10 हासिल था तो 310 का 10 रख लूंगा, 2 अंक रखने, बाकी 3 को उठा के हासिल चढ़ा दूंगा। 10 दिया 30 और ये 3 के 3 उसमें प्लस हो जाएंगे, यानी कि 33.10000, ये मेरा फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि E1 E2 से 8 गुना अधिक है, 8 गुना अधिक है ना कि 8 गुना है, ये कीवर्ड है इसका बहुत गंदा जिसे कह सकते हैं। अगर ये आपको अधिक नहीं दिख रहा है या फिर आपको अधिक को देखने की आदत नहीं है, मैं 100% श्योर हूं कि आपका क्वेश्चन ही गलत होगा ही होगा। गलत ही गलत करके आओगे, आंसर ही नहीं निकल पाएगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। भाई उसने बोला एक E1 है एक E2 है, अगर E2 1 है तो ये इससे 8 गुना अधिक है। 8 गुना अधिक से क्या मतलब है, एक तो है ही लेकिन उसमें 8 और प्लस है, यानी कि 9 और 1 का अनुपात है, ठीक है।
ये एज वाले कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आता है, ये एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आता है, ये रेशियो प्रोपोर्शन में भी क्वेश्चन आता है, और जब जब अधिक का आता है, क्योंकि बहुत कम ही अधिक का क्वेश्चन आता है, तो इसे गलत कर देते क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता बहुत कम है इसलिए। तो E2 E1 से कितने प्रतिशत कम है? E2 E1 से कितना कम है? E2 कितना कम है? E2 कितना कम है? 8 कम है। किससे? E1 से, यानी कि 9 से कितना कम हुआ? तो ये हमारा आ गया, अगर मैं इसको आगे करना चाहूं तो 800/9, तो 9 अट्ठे 72, फिर 9 अट्ठे 72, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर अट्ठे 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 चलता चला जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसमें अधिक का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अधिक का मतलब है जितना वो है उससे और 8 गुना, ठीक है, या जितना और है उससे 5 गुना। 5 गुना अधिक बोल देता तो 6 हो जाता, 10 गुना अधिक बोल देता तो 11 हो जाता, ये 11 हो जाता, 10 गुना अधिक बोल देता तो 25 गुना अधिक बोल देता तो ये 26 हो जाता। ठीक है, बस इतना सा। क्वेश्चन नंबर 13, एचसीएफ लेना हम लोगों ने सीखा ही हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी आप होमवर्क में ही कर ले। बाकी आप चलो छोड़ो, होमवर्क छोड़ो यार, मैं छोटी सी तो क्लास ही होती है, क्या होमवर्क। तो 12, 36 और 240 का मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, मैं एलसीएम निकालूंगा, बड़ी वाली संख्याओं को रखूंगा, इसमें से फ्रैक्शन निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। एचसीएफ निकालूंगा तो मैं छोटी वाली संख्याओं के बीच का अंतर लूंगा, या तो यही मेरा एचसीएफ होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल इसका एचसीएफ होगा। इसका मल्टीपल क्या बनता है, 12 और 2। मैंने 24 को एचसीएफ क्यों नहीं बोला, 24 से एचसीएफ क्यों चेक नहीं करा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो लीस्ट होता है सबसे छोटी संख्या से, लीस्ट नंबर से हमेशा कम ही कम होगा। ठीक है, लीस्ट नंबर से हमेशा कम होगा, लीस्ट नंबर से हमेशा कम एचसीएफ होगा, उल्टा लगा दिया, एचसीएफ होगा। ठीक है, लीस्ट नंबर से हमेशा एचसीएफ जो होगा वो हमारा कम होगा। तो ये तो 12 है, 24 उससे ज्यादा बन जाता है, तो ये तो एचसीएफ नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसके टुकड़े कर लिया। मेरे को 2 मिला और 12 मिला, मैंने 12 से चेक करना स्टार्ट करा, 12 से ये कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, तो 12 से ये भी कट रहा है, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, मेरा एचसीएफ कितना आ गया, मेरा एचसीएफ 12 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एचसीएफ निकालने के और भी तरीके हैं, पर वो डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन डील कर रहे हो। तो जिस टाइप का क्वेश्चन उस टाइप के ही उसमें मेथड यूज होंगे, जरूरी नहीं है बड़ा मेथड लगा के इसको खामखा कॉम्प्लिकेटेड करा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को आते हैं। 40 छात्रों की औसत आयु 21 है। ठीक है, यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 30 वर्ष की जगह 20 वर्ष लिख ली गई। भाई 30 साल उसकी एक्चुअल थी, 20 साल उसकी लिख ली गई, यानी कि अगर मैं बात करूं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू की जगह उसकी वैल्यू कम लिख ली गई, यानी कि 10 इयर्स जो है एवरेज जब निकाला गया तो 10 साल उसमें कम थे। भाई मेरे को एक बात बताओ, 10 साल कम थे, तो अगर मैं 10 साल बढ़ा दूं तो सही औसत अनुमान आ जाएगा। अगर मैं टोटल में 10 साल बढ़ा दूं और उसको डिवाइड कर दूं तो सही निकल के आ जाएगा। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से डील कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करूंगा एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो दूसरा ही प्रेफर करो। पहला इसका क्या हो सकता है सोल्यूशन पॉसिबल जो है, भाई 40 तो छात्र हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 21 साल एवरेज है, तो मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 840 टोटल एज हो जाएगी। अब 20 की जगह 30 की जगह 20 लिख लिया गया, यानी कि अगर मैं इसमें प्लस 10 कर दूं और यानी कि 850 कर दूं तो ये मेरी एक्चुअल टोटल एज होगी। एक्चुअल टोटल एज होगी, तो अगर मैं एक्चुअल एवरेज की बात करूं, एक्चुअल एवरेज कितना हो जाएगा मेरा, टोटल जितनी एज है अपॉन में टोटल जितने स्टूडेंट है, तो मैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 21.25 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे ना करके हम इसे ऐसे भी तो सोच सकते हैं, भाई अगर 10 को ही मेरे को बढ़ाना घटाना है एवरेज पे, तो मैं टोटल बच्चों पे 10 को ही बांट देता हूँ, 10 साल को मैं टोटल बच्चों पे बांट देता हूँ। टोटल बच्चों पे बांटूंगा तो मेरे को पता चलेगा मेरे को हर बच्चे को 0.25 ईयर्स देने पड़ेंगे। अब मैं एक एवरेज तो पहले ही दे चुका था, एक एवरेज तो मैं 40 बच्चों को पहले ही दे चुका था, लेकिन उस एवरेज में हमें इतना प्लस करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे एक लाइन का ही क्वेश्चन रह जाएगा, 21.25 ईयर्स यहाँ पे इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा,
हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं करा। हमने जो 10 साल उनके कम कर दिए थे गलती से लिखने की वजह से, हमने वही 10 साल पूरे पूरे बच्चों पे, एवरेज का मतलब यही तो है हर बच्चे पे बराबर, तो हमने वो 10 साल भी हर बच्चे पे बराबर बांट दिए। वही 10 साल हमने हर बच्चे पे बराबर बांट दिए, तो हमें पता चला हमें एवरेज पे 0.25 ईयर्स बांटने पड़ेंगे। हमारे 21 पहले ही थे और 0.25 हमने और प्लस कर दिए, तो हमारा नया एवरेज जो है, एक्चुअल एवरेज जो है वो हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि एक आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 5/8 है। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल मेरे को दिया हुआ है, उसने 160 सेंटीमीटर है, तो भवन की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर पूछा है। ठीक है, मेरे को पहले इक्वेशन याद ही है कि जो उसकी लंबाई है यानी कि ब्रेथ है वो L की 5/8 है। क्या मैं यहाँ से अनुपात निकाल सकता हूँ? यहाँ पे यहाँ से रेशो निकाल सकता हूँ। L की वैल्यू 8 हो जाएगी, L की वैल्यू 8 हो जाएगी और B की वैल्यू 5 हो जाएगी, B की वैल्यू 5 हो जाएगी, L की वैल्यू 8 हो जाएगी। वैसे भी हमको पता है कि जो लेंथ होती है वो ब्रेथ से बड़ी होती है। ठीक है, जनरल सा फिनोमेना है कि लेंथ जो होगी वो ब्रेथ से हमेशा बड़ी होगी। अब उसने बोला फर्श का क्षेत्रफल जो है 160 मीटर स्क्वायर है। मैंने बोला ब्रेथ और लेंथ में अगर रेशो है तो एक्चुअल में 5x और 8x होंगे। तो मैंने बोला, इसने बोला है कि भैया जी जो इनका क्षेत्रफल है वो हमारा ये है, हमें पता है कि जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो हमारा L इंटू बी 160 मीटर स्क्वायर होगा, और हमें L और B की अलग अलग वैल्यू पता है, 5x है 8x है। मैंने इसको 160 के बराबर रख दिया। मेरे को यहाँ पे x स्क्वायर बचा, 8 और 5 को मैं इधर ले गया, 8 पंजे 40, या फिर मैं यहीं से काट लेता हूँ 40 चौक, तो x स्क्वायर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। x हमारा कितना आ गया, x हमारा यहाँ से 2 आ गया। x जब हमारा 2 आ गया तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 5x और 8x की वैल्यू, लेकिन मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर पूछा है। लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितना अंतर है मेरे को दिख रहा है यहाँ से, 5x है या 8x है, 3x है। तो अगर मैं 3x को बोलूं और x की वैल्यू 2 डाल दूं तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि L माइनस में B जो है वो 3 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर है, या 6 मीटर है, सॉरी मीटर में क्वेश्चन है, तो 6 मीटर मेरा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पाई चार्ट पे। ठीक है, परसेंटेज का और डिग्री का है, यानी कि मैं बोलूं तो 360 डिग्री पे पाई चार्ट है, ये डिग्री है, या तो परसेंट पे होता है तो डिग्री पे होता, ये डिग्री पे है। ठीक है, अब टोटल कर्मचारी जो है 360 पे जो है, टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या मैंने आपको पहले ही पढ़ना सिखाया था, ये 18,000 है। मेरे को सीधा ये देखना है कि डिग्री है या परसेंटेज है। डिग्री है तो डिग्री के बराबर में टोटल संख्या, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के बराबर में टोटल संख्या, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये लिखना ही निकला है, एक विशिष्ट कंपनी के कर्मचारियों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों के कर्मचारियों की कुल संख्या में डिग्री के रूप में बताया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो 360 डिग्री बराबर में 18,000 की। ठीक है, तो मैं 1 डिग्री निकालूं क्या? मैं 1 डिग्री निकाल लेता हूँ यहाँ से। मेरे को 1 डिग्री कितना पड़ेगा, 18,000 बटे में 360, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 100 दूनी 1 डिग्री बराबर में 50 से। 1 डिग्री की वैल्यू जो है मेरी यहाँ से 50 आ गई। मेरे को जो बोलता चला जाएगा मैं निकालता चला जाऊंगा। ठीक है, C1 और C2 के कर्मचारियों की औसत संख्या, C1 प्लस C2 के औसत कर्मचारी ऐसे बनेंगे। C3 और C5 के औसत कर्मचारियों की संख्या, अगर मैं पहले को सोल्व कर रहा हूँ, C3 और C5, C3 और C5 के कर्मचारियों की औसत संख्या के बीच अंतर 150 है, के बीच अंतर जो है वो 150 है। मेरे को नहीं पता कितना है, मैंने यहाँ पे डाला कि मैं अंतर की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस नहीं लगा सकता, क्या पता ये वैल्यू बड़ी आ जाए, क्या पता ये वैल्यू बड़ी आ जाए। ठीक है, एक की वैल्यू में 50 पहले ही निकाल चुका हूँ, तो C1 और C2 की बात मैं करूं तो C1 कितना है 130, C2 कितना है 18, यानी कि 138 डिवाइडेड बाय 2 की बात कर रहा हूं मैं, 138 डिवाइडेड बाय
2 की बात कर रहा हूं मैं। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, तो मैं पहला सोल्व कर रहा था 138 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू 50 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 50 कर देते हैं। और C3 और C5 कितना हो गया हमारा? C3 और C5, C3 कितना है हमारा? 95 और C5 कितना है हमारा? 37। तो 95 प्लस में 37 कितना हो गया हमारा? 7 और 5 12 का 2 लगा 1 हासिल, 7 और 5 12 का 2 लगा 1 हासिल, 9 3 12 और 1 13, 132 डिवाइडेड बाई 2 का अंतर जो है वो 150 है। और ये भी मल्टीप्लाई में 50 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई 50 करने की जगह में यहाँ से यहाँ डायरेक्ट घटा लेता हूँ, या मैं इसको 50 लिखता ही नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे को यहीं से आसान दिख जाएगा। फिर 132 और 138 में मैं अंतर जानना चाहता हूँ तो ये आएगा, यानी कि 6/2 इसका अंतर आएगा। मल्टीप्लाई अब 50 कर देते हैं, 1 डिग्री की वैल्यू 50 थी इसलिए, तो ये आएगा हमारा 150, और क्वेश्चन भी बोल रहा है 150, तो ये वाला वाक्य तो हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो सही हो गया। सेकंड को देख लेते हैं। कंपनी C6 के कर्मचारियों की संख्या, C6 के कर्मचारियों की संख्या मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि 60 है। C6 के कर्मचारियों की संख्या मेरे को 60 डिग्री दिख रही है। C4 के कर्मचारियों की संख्या का 50% है, तो मेरे को इसकी तो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको इसमें डील कर लेता हूँ डिग्रीज में। C6 के कर्मचारियों की संख्या C4 के कर्मचारियों की संख्या का 50% है, यानी कि C4 में दुगने होने चाहिए, C4 में दुगने होने चाहिए, लेकिन C4 में तो आते हैं, तो मेरे को तो इसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को दिख गया कि ये वाला तो गलत है। C6 के कर्मचारियों की संख्या C4 के कर्मचारियों की संख्या का 50% है। C6 के कर्मचारी जो हैं वो आधे हैं C4 के कर्मचारियों के, नहीं ये तो दुगने हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, कथन सही पूछे हैं इसने, तो पहला कथन सही हो गया, दूसरा कथन गलत हो गया, तीसरे पे चलते हैं। कंपनी C2 के कर्मचारियों की संख्या C6 के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:15 है। इसको भी मेरे को नंबर्स में डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी डायरेक्ट डिग्री में ही कर सकता हूँ। तो C2 कितना है हमारा? C2 हमारा 8 है, और C6 के साथ बोला है, C6 कितना है हमारा? 60 है, तो मैं इसको काट लेता हूँ, 4 दूनी 8, डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 4 एकम 4, 5 4 पंजे 15, यानी कि 2:15, यानी कि ये तो वैल्यू ठीक है। तो हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो यानी कि हमारा पहला और तीसरा सही है, बस ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच होता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये टाइम टेकिंग समझाने में, करने में तो मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम टेकिंग सिर्फ समझाने में, अगर 15-20 पाई चार्ट लगा लेते हो तो मुश्किल से आपको 40 सेकंड लगेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट है, तीनों चेक करनी पड़ेंगी, 40-50 सेकंड तो लगेंगे, इससे कम में तो नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, और इसका मैं होने के बाद सॉल्यूशन भी उसमें डाल दूंगा। ठीक है, हैंड रिटन भी डाल दूंगा, ये वाली पीपीटी इसका भी डाल दूंगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से ही होगा, ये आपका इसमें ट्रिक व्रिक चलेगी नहीं। या तो कोई बेसिक का स्टूडेंट है जो एकेडमिक्स के कॉन्सेप्टों पे कंपटीशन का मैथ सोल्व करता है, या तो वो इसे कर पाएगा और अपने आप को बहुत बड़ा बता पाएगा, या जिसको दोनों में महारत हासिल है वो कर पाएगा, या फिर जिसने क्वेश्चन करा हुआ है वो कर पाएगा। सिर्फ 3 ही लोग कर पाएंगे। कंपेटिटिव क्लासेस में अगर आप जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, जो आपको एक्स मान के ही सोल्व करने पड़ेंगे, इनका और कोई तरीका नहीं है। ज्यादातर कंपटीशन क्लासेस में क्या करते हैं, वो ऑप्शन टैग को टैली कर लेते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन ऑप्शन को टैली करने के लिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी वो ट्रक से 20 प्लस की गति मांग लेगा तो नहीं कर पाओगे आप, 4 गुना गति मांग लेगा, 400% गति मांग ले तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? एक ट्रक अपने निर्धारित समय से 8 घंटे पहले निकलता है, यानी कि जिस टाइम पे निकलता उससे 8 घंटे पहले निकल रहा है, मुझे नहीं बताओ किस टाइम निकलता, ये कितना टाइम लगता उसे। मैंने मान लिया कि लेट कर लिया मैंने, उसका जो टाइम है वो x आवर्स है। ठीक है,
अब वो 8 घंटे पहले निकल रहा है तो सेकंड बार में जो उसका जो टाइम है वो x प्लस में 8 आवर्स हो जाएगा। यहाँ भी 600 ट्रेवल करेगा और यहाँ भी 600 ट्रेवल करेगा। 600 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति को कम कर देता है। मैंने मान लिया स्पीड जो थी उसकी y थी और यहाँ पे जो स्पीड हो गई उसकी y माइनस में 20 हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को टाइम चाहिए, अगर मेरे को t चाहिए तो मेरे को डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखना पड़ेगा। बस मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। मेरे को पता है यहाँ पे इसको टाइम ज्यादा लगेगा तो मैंने इसको उठा के रख दिया कि 600 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी, टाइम वो था, डिस्टेंस था, उसको उसने y माइनस 20 में ट्रेवल करा हुआ तो ज्यादा टाइम लगा हुआ। किसके बनस्पत? जब उसने 600 को y किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल करा हुआ। और कितने घंटे ज्यादा लगे होंगे? 8 घंटे ज्यादा लगे होंगे। तो मैं यहाँ से कट करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ और उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, तो ये हो जाएगा 600 बाई माइनस में 600 y माइनस में 20 अपॉन में कितना हो जाएगा y और y माइनस में 20 इक्वल टू 8 के। ठीक है, उसके बाद यहां से मेरे को मिलेगा 600 माइनस में 600y, 600y माइनस में 600y प्लस में 1200 प्लस में 1200 इक्वल टू, इसको मैं ये जब मैं सोल्व करूंगा इसको तो ये मेरे को मिलेगा 8y स्क्वायर माइनस में 20y। ठीक है, और फिर मैं अगर आगे सोल्व करूंगा तो ये 600y कट जाएगा। इस 8 से इसको काट लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 150, यानी कि मेरे को मिलेगा 150 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 20y। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, y स्क्वायर माइनस 20y। और इसको अगर मैं 150 को भी इधर लेके चला जाऊं तो मेरे को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी y स्क्वायर माइनस 20y माइनस में 150। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे जिससे कि ये 20 बन जाए, 50 और 30। मैं क्योंकि मेरे को माइनस का चाहिए तो मेरे को 50 माइनस का रखना पड़ेगा, प्लस का 30 रखना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी y माइनस y स्क्वायर माइनस 50x प्लस 30x माइनस में 150। यहाँ से मेरे को और फर्दर अगर मैं सोल्व करूँ तो मेरे को मिलेगा, अगर मैं यहाँ से y को बाहर ले लूँ, सॉरी ये x कहाँ से आ गया, मैंने x लिख दिया y की जगह। ठीक है, तो y और अंदर आ जाएगा y माइनस में 50 प्लस में 30 बाहर आ जाएगा, फिर ये y माइनस में 50। अब मेरे को पता प्लस वाली तो वैल्यू बनेगी नहीं, तो मेरी y माइनस 50 वाली वैल्यू बनेगी बराबर 0 के। तो y बराबर में 50 किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी कर लेना अगर ये आता है, और ये बहुत तरीके से आता है जिसमें आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, और बोट एंड स्ट्रीम वाले में भी आ सकता है, ये बहुत सारे उसमें आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। अगली बार जब ये आएगा तो मैं इसकी थोड़ी सी शॉर्ट अप्रोच भी बता दूंगा, ये कैलकुलेशन भी कम कर दूंगा। तो आप इससे पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लेना, और मेरे को एक फोटो लेने दीजिए, बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा, जैसे कि मैं उसे ग्रुप में डाल दूं। ठीक है, फोटो फिर हैंड रिटन भी डालना पड़ेगा। हाँ जी, ये लो जी, ये तो ग्रुप में जा रहा है, ये ग्रुप में जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अमित और अंकित की आयु का अनुपात जो है वो 10:13 है। प्रेजेंट में जो अनुपात है वो ये है। अमित और अंकित की आयु, अमित अंकित से 18 वर्ष छोटा है। हमें पता है कि जो एज का गैप होता है, गैप हमेशा सेम रहेगा। गैप या फिर अंतर जो है वो एजेस का जो है दो व्यक्तियों के बीच में हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं और मेरा भाई 5 साल के अंतर पे पैदा हुए हैं
तो वो मेरे से हमेशा 5 साल बड़ा रहेगा या मैं उससे हमेशा 5 साल बड़ा रहूंगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं बात करूं ये जो है 18 साल है, मेरे हिसाब से तो ये 3 है, मेरे हिसाब से तो ये 3 है, यानी कि 3 की वैल्यू 18, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 3 6 18। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो अंकित है और ये अमित है 10 और 13 के अनुपात में है, तो अगर मैं इसकी 6 में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 78 ईयर्स का ये है, और इसकी भी 6 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 ईयर्स का ये है। 12 वर्ष बाद अमित और अंकित की आयु का अनुपात कितना होगा, तो मैं यहाँ से 12 प्लस कर देता हूँ, बस सिंपल सा है। कितना हो गया, 7 8 9 90, और ये 72, 9 से कट जाएगा, अनुपात की बात कर रहा हूँ भाई, 72 और 90 आ गया अनुपात, एज आ गई। तो मैं अगर रेशो की बात करूं तो 72 और 90, 9 8 72, 9 ढाई 90, हाँ ठीक है, और यहाँ से रेशो आ जाएगा 4 और 5, अमित और अंकित का 4:5 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 210 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रही है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद कीजिए। अगर आपने टीएसडी का टॉपिक पढ़ा है तो आप इसे बहुत इजीली कर पाएंगे, मुश्किल से 4-5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इससे पिछला होमवर्क दे दिया उन्होंने, ऐसे होमवर्क दे देता, चलो कोई बात नहीं, इसे करा देते हैं। भाई मैंने सोल्व करा, मेरे को सबसे पता है बोर्ड मास में मेरे को या तो ब्रैकेट खोलना है या तो ऑफ खोलना है, या फिर मेरे को डिवाइड खोलना है। सबसे पहले तो मैंने ये डिवाइड खोला, फिर उसके बाद ये डिवाइड खोला, उसके बाद ये डिवाइड खोला, लिखता चला गया 11 3 33, प्लस में 5 एकम 5 पचम 25, और मल्टीप्लाई में 2, अब मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 1/2 आएगा मेरा, और मल्टीप्लाई में 30 आएगा। मेरे को यहाँ से मिला 15, यहाँ से मिला 30, यानी कि 3 प्लस 30 माइनस में 15, प्लस के 30 में से माइनस के 15 हटाए तो 15 बच गए, और प्लस में 3 कितना हो गया हमारा, 18 आंसर हो गया। ठीक है, 18 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो हमारा टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर था, ये सोल्व हो चुका है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे जैसे जैसे मैं कराता रहूंगा। ज्यादा जल्दी तो मेरे बस की भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं कराता रहूंगा वो अपडेट होता चला जाएगा, आपको बार बार क्लासेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपकी तैयारी अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप बस एक बार वहां से क्वेश्चंस गो थ्रू हो सकते हैं, जितने भी मेरे को हो पाएंगे एलडीसी के टाइम तक उतने मैं करवा दूंगा। अभी के लिए हम विदा लेते हैं, कल मिलेंगे, धन्यवाद।